जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं स्वामी मनमोहन मिश्रा आपसे सीधे अपने इस प्लेटफॉर्म से जुड़ गया हूं। दोस्तों, आज वैसे लेट हो चुका है। मैं 10 बजे तक आपके बीच आ जाता हूं किसी न किसी प्लेटफॉर्म से। वैसे मैं और दिनों दूसरे प्लेटफॉर्म से लाइव करता हूं। आज अपने इस प्लेटफॉर्म से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। तो दोस्तों, मैंने अपने टाइमलाइन पे डाला है और जैसा कि अब देश का क्या होगा। आप देख रहे हैं देश के हालात, देश पर क्या गुजर रहा है और देश किस तरफ जा रहा है। बड़े आराम से आज इस डिबेट को और इस बहस को हम सब मिल करके आपस में बात करें, आपस में शेयर करें। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि देश का क्या होगा, और इस सवाल का उत्तर देश को तलाशना होगा। कौन है देश? आप हैं। इस सवाल का जवाब आपको तलाशना होगा। यह बात ध्यान रखिए। कैसे तलाशेंगे, क्या करेंगे? और सीधा सीधा अगर मैं ये बात कह रहा हूं कि क्या होगा अब देश का, अब देश का क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं कि देश किन हालात से गुजर रहा है। आप लोगों का स्वागत करते हैं। मैं मनमोहन मिश्रा एक बार फिर आपका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको, और आपका सादर नमन करता हूं। आपसे प्रार्थना करता हूं मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, कि इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और शेयर कीजिए। अपने इस NRI TV के माध्यम से मैं कभी कभी आपसे जुड़ता हूं। वैसे इस प्लेटफॉर्म को, मुझे इस प्लेटफॉर्म पर एक बहुत बड़े प्रोग्राम को लॉन्च करना है। धीरे धीरे मैं आप तक जिसे पहुंचाऊंगा। और कल मैंने एक बात कही थी कि अब कुछ क्रिएटिव तरीके से लोगों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया आपकी है नहीं, आपकी सुनेगी नहीं। मीडिया वो नहीं कहेगी जो आप चाहते हैं या जो देश चाहता है। तो आपको अपनी बात कहने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए और प्लेटफॉर्म की तैयारी करनी पड़ेगी। मैं भी इसी काम में लगा हुआ हूं कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं आप लोगों तक अपनी बातें, लोगों की बातें, आपकी बातें लोगों तक पहुंचाता रहूं। तो आपसे सबसे पहले मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इसे अपने टाइमलाइन पे शेयर कर लें दोस्तों, जिससे आपकी टाइमलाइन से दूसरे जब शेयर करें तो और लोगों तक आराम से पहुंच सके। जो आपकी टाइमलाइन के आपके फ्रेंड्स होंगे, आपकी टाइमलाइन से गुजरेंगे, वो इसे आगे शेयर कर देंगे, तो इसे ये लोगों तक पहुंचेगा। आप अधिक से अधिक शेयर करें। ये वीडियो इंटरप्टेड वीडियो नहीं है, मतलब लॉक्ड वीडियो नहीं है। इसे आप डाउन कर सकते हैं अपने माध्यम से, अपने तरीके से। जो पार्ट्स अच्छा लगे उसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो इसे पहुंचाइए। दोस्तों, मैं जो कह रहा था कि मैं इस प्लेटफॉर्म्स के जरिए और खास करके OTT पर एक वेब सीरीज लॉन्च करना चाहता हूं, वेब सीरीज लाना चाहता हूं देश के जन जागरण के लिए। और वो वेब सीरीज होगा यही, उसका विषय यही होगा। नाम आप जो सजेशन दें, आप अपने राय के अनुसार जो कहेंगे उसके अनुसार हम उस पर निर्णय लेंगे। इसमें इसकी कहानी पर काम चल रहा है और वो विषय होगा कि
टेररिज्म ऑफ कैपिटलिस्ट, क्या कहते हैं, पूंजीवादियों का आतंक या पूंजीवाद का आतंक या पूंजीवादी आतंकवाद, ऐसे कह सकते हैं। यानी जो, और ये बात भारत की समस्या अकेले नहीं है, दुनिया की समस्या है। दुनिया में पूंजीवाद का आतंक पूरी तरह से छा चुका है। पूंजीवाद का आतंक, आपको एक उदाहरण दे दूं, और क्योंकि उसी राह पे भारत चल रहा है, भारत के साथ भी वही होने वाला है, इसके लिए मैं उसका उदाहरण देना चाहता हूं। अभी आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा है। 28-29 दिन, 30 दिन के आसपास हो चुके हैं, 28-29 दिन हो चुके हैं युद्ध शुरू हुए, और अभी तक लगातार चल रहा है। अब निर्णायक होगा, अब निर्णायक होगा। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई रूस मानने के, रशिया मानने के लिए तैयार नहीं है, तो युद्ध रुकेगा कैसे, मनाएगा कौन, मानेगा कैसे? यानी आप समझ रहे हैं, यूक्रेन के साथ आज कोई खड़ा नहीं है। और आप सोच रहे होंगे कि यूक्रेन के साथ कोई खड़ा नहीं है, अच्छा है, यूक्रेन ने कोई गलती की होगी, यूक्रेन का कोई गलत इरादा होगा। और वैसे भी भारत में आप गोदी मीडिया, मोदी मीडिया उसे कह लीजिए, मोदी मीडिया पूरी तरह से क्या प्रचार कर रही है कि पुतिन जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, उन्हें हीरो बनाने में लगी हुई है। यही हो रहा है ना। और उसमें यह भी मतलब मोदी मीडिया ये भी दिखाना चाहती है कि मोदी रोक सकते हैं, मोदी ये कर रहे हैं। अब आप समझिए पहले बात को। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि यूक्रेन और रशिया में युद्ध क्यों हो रहा है, और आपको जानना किस लिए जरूरी है। ठीक है, कहीं दूर कहीं एक देश है, दो देश है, आपस में लड़ रहे हैं, लड़ने दीजिए। आपको जानना क्यों जरूरी है कि रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, आपके लिए उसका क्या मतलब है? आपका सीधा मतलब है मेरे दोस्त, आप सीधे जुड़े हुए हैं। कैसे, वो बताता हूं मेरे दोस्त। आप समझिए, पहले यह समझ लीजिए कि रशिया और यूक्रेन का रिश्ता क्या है। दोनों भाई भाई हैं, जैसे हम और पाकिस्तान। रशिया और यूक्रेन का रिश्ता ऐसा है जैसे दोनों भाई भाई, मतलब पहले एक में ही थे, दो भाई, चार भाई, ऐसा समझ लीजिए। पहले रशिया यूक्रेन सब एक ही था। ये तो दुनिया, मैंने कहा कि पूंजीवाद के आतंक का, दुनिया के पूंजीवाद का जो आतंक फैला हुआ है, उस पर मैं एक वेब सीरीज लाना चाहता हूं। कैसे ये पूंजीवाद पनपता है, कैसे मैनिपुलेशन होता है, कैसे आपके खून पसीने की कमाए गए पैसे को छीन कर आपसे ये पूंजीवादी बनते हैं, पूंजीपति बनते हैं। इस विषय पर मैं आपको एक वेब सीरीज लाना चाहता हूं और लाऊंगा। अब उसकी स्टोरी राइटिंग और पहले काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, प्लस थोड़ा समय लगेगा, डेफिनेटली कम से कम 6 महीने तक तो लग जाएगा। और उसकी तैयारी चल रही है, उस पर काम कर रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं, गहन अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि कॉरपोरेट को समझना होगा। और सीधे जब कॉरपोरेट से लोहा लेंगे, अभी भी हम लोहा ले ही रहे हैं कॉरपोरेट से, तो जब सीधे कॉरपोरेट से लोहा लेंगे, लेकर के कोई वेब सीरीज आएगी कोई, तो वेब सीरीज चलाने वाले उसे चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, सबसे बड़ी बात यह समझिए। क्योंकि अभी और आगे आपको बताएंगे, पहले यह बता दूं कि रशिया और यूक्रेन का रिश्ता क्या है। दोनों भाई भाई हैं, और इतने गहन मित्र या इतने गहन भाई भाई थे, इतने एक दूसरे के प्रति इतना विश्वास था दोनों का, कि यूक्रेन ने अपने सारे हथियार, एटॉमिक
यानी दोनों ये समझते थे कि जैसे यूक्रेन ये समझता था उसको कोई जरूरत ही नहीं है हथियार की। ध्यान से सुनिएगा, वो माहौल एक सही माहौल रहा होगा जिस माहौल में यह निर्णय लिया गया, जिस षड्यंत्र के जरिए यूक्रेन और रशिया को अलग किया गया, वो एक माहौल रहा होगा। वो गोर्बाचोव का क्रिएशन था, वो दुनिया के पूंजीपतियों का क्रिएशन था। इसके लिए दोनों भाई अलग देश, दोनों देश बन गए और दोनों में अलग होने के बाद भी बहुत विश्वास था। लेकिन इस विश्वास को तोड़ा कैसे, टूटा क्यों, और इसका सीधा रिश्ता भारत से क्यों है, इसको आप समझिए। यह रिश्ता टूटा इसलिए, यह रिश्ता गंभीर क्यों हुआ, टूटा क्यों? क्योंकि वहां एक जोकर सत्ता में आ गया, आपके प्रधानमंत्री जैसा, जिसे मतलब कुछ भी ना मालूम हो, जो आज वो कर रहा है वही। इसीलिए मैं बताऊंगा कि आपको वो जो रशिया ने किया, जो यूक्रेन ने किया, वही भारत कर रहा है आज। उसी रास्ते पर है भारत, वही दशा होने वाली है भारत की। इसलिए मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं। तो यूक्रेन ने क्या किया कि अपने सारे हथियार वगैरह दे दिए, बड़ी अच्छी दोस्ती थी, बड़ा अच्छा संबंध था। उस समय के जो सत्ता थी, उस समय के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनका, लेकिन इनको तोड़ा गया था, इनको अलग अलग किया गया था, तो पूंजीवादियों ने किया था। अब पूंजीवादियों को यह बात बर्दाश्त नहीं कि ये दोनों इतनी मित्रता रखें, इतनी सोच अंडरस्टैंडिंग रखें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया, यानी पश्चिमी देश, यानी पूंजीवादी देश, यानी नाटो के देश, यानी अमेरिका और ऐसे देश, अमेरिका, जर्मन, फ्रांस, इंग्लैंड वगैरह, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जब देखा कि मतलब अब ऐसा होता है, जैसे भारत में मैंने कहा कि भारत में आपका प्राइम मिनिस्टर प्लांटेड है, दुनिया के पूंजीपतियों का, दुनिया के पूंजीवादी देशों का प्लांटेड प्राइम मिनिस्टर है। इट्स नॉट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। इलेक्शन तो आप नाम मात्र का, आप समझ सकते हैं किस तरह से इलेक्शन हुआ, कैसे हुआ, वो चलिए कभी और बात करेंगे। तो क्या किया, जब एक जोकर, वो कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन है जो अभी वहां का राष्ट्रपति है, ज़ेलेंस्की, जब वो आया तो उसने धारा बदल दी, उसने रशिया से दोस्ती समझ लो तोड़ दी, या स्टैंड बाई पे रख दिया। जैसे भारत ने आज रूस से अपनी दोस्ती स्टैंड बाई पे रखा हुआ है, एक तरह से तोड़ा ही समझ लीजिए, लेकिन अभी कह सकते हैं स्टैंड बाई पे है। तो क्या किया, ज़ेलेंस्की ने पूंजीवादी देशों से, अमेरिका से और पूंजीवादी देशों से संबंध बनाना शुरू किया, यहां तक कि वो नाटो के देशों में शामिल होने के प्रयास में भी लग गया। और यूक्रेन में वही होने लगा जो अमेरिका चाहता था, जो इंग्लैंड चाहता था, जो दूसरे पश्चिमी नाटो के देश चाहते थे, वही होने लगा। और उनके इन्वेस्टमेंट वहां आने लगे, उनका विकास वहां पनपने लगा, वो धीरे धीरे वहां कब्जा करने लगे, जैसे आज चीन और अमेरिका आपके देश में कर रहा है। और यह बात रशिया को पसंद नहीं थी। ठीक है, पहली बात अब समझिए, इसलिए आज युद्ध हो रहा है। अब एक समझ लीजिए कि आप दो भाई हैं, दोनों अलग हो गए, दोनों पड़ोसी हो गए, और आपका एक भाई है जो कहीं से अंग्रेज बुला के ला रहा है, कहीं से मुगल बुला के ला रहा है, कहीं से फ्रांसीसी बुला के ला रहा है, जैसे लाया आपके देश को गुलाम इसी तरह बनाया गया तो ला रहा है, ऐसे लाने की कोशिश कर रहा है। आपका दूसरा भाई है, यानी अगर उसको रशिया मान लीजिए, तो आपका दूसरा भाई है, वो कह रहा है कि भाई ऐसा मत करो, करोगे तो हमारे मतलब टेरिटरी में, हमारे क्षेत्र में ये बहुत गलत होगा, आप ऐसा मत करो। मना करता रहा, नहीं माना, तो युद्ध हो रहा है। लेकिन युद्ध इसलिए हो रहा है कि उसकी नीतियां गलत हैं। गलत नीतियां क्या है यूक्रेन की? यूक्रेन अपने जो पौराणिक समझ लीजिए, या पुराने, बहुत पुराने या जन्मजात जो रिश्ते थे, उनको तोड़ करके वो अमेरिका और पश्चिमी देशों का
पिछलग्गू बनने चला था और सारे अमेरिकन कंट्रीज और पश्चिमी देश और नाटो के देश ताल ठोक रहे थे कि तुम खड़े हो जाओ, हम तो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे हम, वगैरह वगैरह वगैरह। फाइनली युद्ध आ गया। अब कोई कुछ नहीं कर रहा है, सबने धोखा दे दिया। किसको? ज़ेलेंस्की को। किसको? यूक्रेन को। क्यों? और यूक्रेन पे युद्ध थोपा गया। किसने थोपा? पश्चिमी देशों ने, नाटो के देशों ने, अमेरिका ने। आप समझ रहे हैं? और अब युद्ध हो रहा है। अब कोई बोलने के लिए, कोई अब यूक्रेन की तरफ से जाकर लड़ने के लिए तैयार नहीं। आप भी कहते हैं कि यूक्रेन गलत है, क्या बोलते हैं, पुतिन सही है। गोदी मीडिया, मतलब मोदी मीडिया कहती है कि पुतिन सही है, गलत है। भाई, गलती ज़ेलेंस्की की है, एक जोकर है, और गलती पुतिन की है। लेकिन जनता, रूस, रशिया की भी जनता और यूक्रेन की भी दोनों भुगत रही है। मान लीजिए अगर जान नहीं गंवा रही है रशिया की जनता, लेकिन क्राइसिस में तो आ गई है, और यूक्रेन की जनता तो मर रही है। तबाह हो रहा है यूक्रेन, बर्बाद हो रहा है यूक्रेन, और शायद ही अब सैकड़ों वर्ष, कई सौ वर्ष लगेंगे उसको फिर से खड़ा होने में। खत्म हो गया यूक्रेन की कहानी, खत्म। आप समझ लीजिए, कोई साथ नहीं दिया। जानते हैं मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि भारत का भी वही होने वाला है। आपका जोकर अपनी विदेश नीति को उसी तरह चला रहा है। हम रूस के पारंपरिक दोस्त हुआ करते थे, हम अमेरिका के प्रति तटस्थ थे, ऐसे कह सकते हैं, गुटनिरपेक्ष थे। हम अमेरिका का ना समर्थन करते थे, ना हम अमेरिका का विरोध करते थे। यह वही अमेरिका है जो पाकिस्तान, जिसके कहने पे पाकिस्तान भारत से लड़ने आया था 1971 में। यह वही अमेरिका है जिसके इशारे पर चीन 1962 या 65 में जो चीन से युद्ध हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान से भी हुआ था, फिर 1971 का वार हुआ, सिर्फ ये अमेरिका के कहने पर ही हुआ। कारगिल का जो इन्फिल्ट्रेशन था, युद्ध हुआ, वो भी अमेरिका के कहने पे हुआ, अमेरिका के इशारे पे हुआ। अब ये ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारे आरोप, सारे युद्ध वही करवाते ही, वही युद्ध। अगर युद्ध नहीं होगा तो हथियार कैसे बेचेंगे? उनकी रोजी रोटी तो हथियार से चलती है। इसलिए तो जो पारंपरिक दोस्त था हमारा रूस, अगर रूस सामने ना आया होता 1971 में, तो पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर के तो आपको खत्म ही कर दिए होते। आज यूक्रेन की तरह आप भी खत्म हो चुके होते। उस समय की बात कर रहा हूं, आज की बात समझ लीजिए। आज नरेंद्र मोदी की नादानी ने और नमस्ते ट्रंप ने अमेरिका से भी रिश्ते खराब कर लिए, और अमेरिका की चापलूसी ने, अमेरिका की तलवा चाट राजनीति ने, चीन की तलवा चाट राजनीति ने, राजनीति, कूटनीति, जो भी नरेंद्र मोदी का कहिए, उसके कारण रूस भी नाराज हुआ। रूस ने भी दोस्ती खत्म कर ली। खत्म ही समझो, रूस अब आपका दोस्त नहीं है। रूस अब आपके लिए लड़ने नहीं आएगा किसी भी मौके पर। आप आएगा, वक्त आ रहा है, आएगा तो देख लेना। फिर क्या हुआ मेरे दोस्त? अब रशिया जो है, अभी रशिया जो है, चीन को अपना पारंपरिक दोस्त बना लिया है, पाकिस्तान को अपना पारंपरिक दोस्त बना, चाहे जितने उथल पुथल हो वो और रशिया एक रिलाई मित्र है, मतलब उस पर भरोसा किया जा सकता है। वो मैदान छोड़कर भागने वाला भगोड़ा नहीं है। एक अलग बात है कि जब हमको न्यूक्लियर हथियार बनाने की जरूरत थी, जब हम मांग रहे थे उनसे यूरेनियम या समथिंग कुछ मांग रहे थे, तब अमेरिका के दबाव में रूस ने देने से मना कर दिया था। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय वो गोर्बाचोव था, वो भी अमेरिकी जैसे पश्चिमी देशों का दलाल था।
और उन्हीं अमेरिकी देशों या पश्चिमी देशों और नाटो के देशों के कहने के कारण ही अपने रसिया को, रूस को, जो यूएसएसआर था, जो इतना बड़ा वर्चस्व रखा था, उसको खंड खंड कर डाला। नरेंद्र मोदी भी चीन के कहने पे, अमेरिका के कहने पे, अमेरिका की दोस्ती निभाने चल के, अमेरिका की चाटकारिता करके, अमेरिका के पिछलुग्गू बन करके, बीच में आपने देखा नरेंद्र मोदी खाते थे यहां और क्या बोलते हैं, बाथरूम जाते थे अमेरिका में या फिर चीन में। परिणाम यह हुआ कि रूस हमसे मुंह मोड़ लिया। अब यह मत समझिए कि वो कल फिर से आ जाएगा, कल से फिर दो। अब आगे की स्थिति क्या है? आप यूक्रेन पर बहुत बोलते हैं, गोदी मीडिया बहुत बोल रही है, मोदी मीडिया बहुत बोल रही है, लेकिन जब भारत पे वो इस तरह का आक्रमण होगा, मान लीजिए चीन भारत पे चढ़ाई कर देता है, यानी चीन युद्ध के लिए, और वैसे भी खुराफात तो कर ही रहा है। जिस दिन नरेंद्र मोदी एक ऐसा डिसीजन लेंगे कि चीन का स्वार्थ आगे नहीं सधेगा, यानी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट चीन से करवाए, या यहां तक की मूर्तियां तक चीन से बनवाए, यहां तक कि माने सब कुछ, नरेंद्र मोदी तो बोल ही दिया था कि हमारा बहुत पुराना रिश्ता है चीन से, वगैरह वगैरह। आपने सारे ड्रामे देख चुके हैं। अमेरिका के कारण, यानी नमस्ते ट्रंप के कारण तो पूरा कोरोना ही भारत में बुला लिया था नरेंद्र मोदी ने। जब कोरोना आ रहा था, रोकना चाहिए था, तब नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, ट्रंप का प्रचार कर रहे थे भारत में, ट्रंप को जिता रहे थे अमेरिका में। तो परिणाम यह हुआ कि रशिया भी हमसे दूर हो गया। आगे अब अगर पाकिस्तान भारत पे हमला करता है तो उसके पास दो खतरनाक दोस्त हैं जो कम से कम हमसे कई गुना मजबूत हैं, अमेरिका और चीन। अगर चीन भारत पे हमला करता है, जैसा कि खुराफात करता ही रहता है, कर ही रहा है, और थोड़ा बहुत कब्जा उपजा करके बैठा है, शरारत भी कर रहा है, मोदी को तो सांस नहीं आ रही है, मोदी चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, और इसी डर से कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपके 56 इंच वाले 26 इंच के हो चुके हैं, चीन का नाम नहीं लेते। जब से चीन का विवाद शुरू हुआ तब से चीन शब्द उनके मुंह से मैंने नहीं सुना है, आपने सुना होगा तो बताइएगा, किसी मामले में उन्होंने चीन का नाम लिया। वैसे पाकिस्तान को तो वैसा बोलते रहते हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन चीन को तो अगर कोई सवाल भी पूछ ले तो पीछे घूम जाते हैं, ऐसे टर्न मार जाते हैं, नहीं बोलते, जवाब नहीं देते। तो आप सोचिए कि अगर चीन हमला करेगा तब भी पाकिस्तान, अमेरिका उसका साथ देगा, पाकिस्तान हमला करेगा तब चीन और अमेरिका उसका साथ देगा, माने, और दो हमारे आपके अनुसार पाकिस्तान हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, पारंपरिक दुश्मन हम बना लिए हैं, और चीन तो है ही है पारंपरिक दुश्मन। अब इन दोनों दुश्मनों से अगर खतरा होता है तो उनका साथ अमेरिका देगा, चीन के साथ भी अमेरिका खड़ा रहेगा, पाकिस्तान भी खड़ा रहेगा। अब पाकिस्तान के साथ भी चीन और अमेरिका दोनों खड़ा रहेगा। आपकी स्थिति क्या रहेगी? आपके साथ रूस अब नहीं आएगा लड़ने के लिए, या ये नहीं कहेगा कि मैं 8वां बेड़ा भेज रहा हूं, बीच में रुक जाओ नहीं तो हम लड़ने के लिए आ रहे हैं तुम्हारे साथ, अमेरिका अब नहीं कहेगा। याद कीजिए वो वक्त। तो अब इसलिए नहीं कहेगा क्योंकि चीन उसका दोस्त है। अगर चीन आप पर प्रहार कर रहा है तो वो चीन का खिलाफत कैसे करेगा बताओ? चीन उसका पारंपरिक दोस्त बन चुका है। और ये सारे बदलाव सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाते हुआ। अमेरिका से दोस्ती करके बैठे थे, वो भी टूट गई, छूट गई, क्योंकि नमस्ते ट्रंप करने के चक्कर में नरेंद्र मोदी वहां भी प्रचार करने चले गए, एक बार फिर मोदी सरकार बनाने, एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर ट्रंप सरकार, अमेरिका में नारा लगवाने चले गए। तो उसका परिणाम यह है कि अमेरिका भी नाराज बैठा है, अमेरिका तो खार खाए बैठा है
नाराज कहां बैठा है? तो रूस भी गया, अमेरिका भी गया। नहीं, दुनिया में अब कोई भारत का दोस्त नहीं है, और कहीं ना कहीं आपके दुश्मनों से वो रिलाई करता है, जुड़ा हुआ है। जैसे अगर मान लीजिए चीन और पाकिस्तान से खतरा होता है, तो आप समझ सकते हैं यूए की कंट्री, ईरान और ये जो सारे देश हैं लोकल, मतलब ये सब हमारे साथ नहीं खड़े होंगे, साथ नहीं देंगे। पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए नहीं जाएंगे कि वो उनका अपनी सोच है। अमेरिका आपका साथ नहीं देगा। रूस इसलिए साथ नहीं देगा क्योंकि अब उसका पारंपरिक दोस्त अमेरिका और रूस और चीन है। यानी आप आज अकेले खड़े हैं, ठीक जैसे यूक्रेन आज खड़ा है। जैसे यूक्रेन खड़ा हुआ अपने आप को अपनी मूर्खता के कारण, अपनी जोकरई के कारण, अपनी नादानी के कारण अपने देश को इस तरह के मोड़ पे ले जाकर खड़ा कर दिया कि आज खत्म हो रहा है, तबाह हो रहा है, और अब रुक भी नहीं सकता, तबाही होगा, कुछ नहीं होने वाला है। भारत का भी वही होगा। मैंने सवाल किया आपसे मेरे दोस्त कि अब भारत का होगा क्या? इसीलिए अब भारत का क्या होगा? नरेंद्र मोदी के रहते तो भारत गया गुलाम, मान लीजिए, क्योंकि अब रिश्ते, कहने का मतलब अमेरिका ये बात नहीं भूलेगा कि मोदी नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, ट्रंप को जितवा रहे थे, हमारे यहां आकल के दखलंदाजी किए, वो नहीं भूलेगा। चीन हमारा पारंपरिक दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा पारंपरिक दुश्मन है, और रशिया जो है वो टूट चुका है। और कम से कम मोदी के रहते तो अब रिश्ते सुधरने वाले। अब कूटनीतिक बदलाव अगर पूरी दुनिया में हो तो ऐसा नहीं हो सकता। हां, आप ख्वाब देख सकते हैं नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर कि मोदी तो महान है, मोदी दुनिया के सबसे ये है, लेकिन आप देखना अभी। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं, आप मोदी से कहिए चीन के प्रोजेक्ट रोक दें, चीन को और अमेरिका को मना कर दें भारत में कुछ भी करने से, या चीन का माल रोक दें आने से भारत में, क्योंकि हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें किसी भी इंपोर्ट की जरूरत नहीं है, हम बिना इंपोर्ट के जी सकते हैं। और जिस दिन रोक देंगे उसी दिन चढ़ाई कर देगा चीन। चीन का हित है, चीन की जीडीपी चल रही है भारत के नाते। कहने का मतलब, अब भूखे भेड़िए के सामने भारत को परोस दिया नरेंद्र मोदी ने, अब वो भेड़िया छोड़ेगा ही नहीं, खाता ही रहेगा। ये है आपके, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो दोस्तों, एक तरफ से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम, मानिए पूरा भारत अकेला पड़ चुका है। इसको आज बात समझ में आए ना आए, कुछ दिनों के बाद समझ में आ जाएगा, आपको भी, हमको भी, सबको भी। अब आइए, अब अपने देश में नरेंद्र मोदी, तो पहले देश को नरेंद्र मोदी से बचा लो। दुनिया से तो हम, चलो हमारी सेनाएं सबल हैं, सक्षम हैं, लड़ेंगी, हम भी लड़ेंगे, आप भी लड़ेंगे, पूरा देश एक होकर के लड़ेगा। दुनिया से तो हम लड़ लेंगे, दुनिया के दुश्मनों से चलो लड़ भी सकते हैं, लड़ भी लेंगे, लेकिन अपने देश के दुश्मन से कैसे लड़ोगे? आपके देश का सबसे बड़ा दुश्मन तो आपका खुद, आपका चौकीदार है, जो पूरे देश को 2-3 अडानी अंबानियों के हाथों में दे देना चाहता है। सब कुछ वो चाहता है कि अडानी अंबानी करें। यानी अगर कल कोई, मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय यानी दिल्ली, राजधानी है दिल्ली, शिफ्ट होकर गुजरात चली जाए तो आप आश्चर्य मत करना। अडानी के एम्पायर में कहीं बहुत बड़ा बना करके वहीं से दिल्ली चलाया जाए, कोई आश्चर्य मत करना। और वैसे तो इनडायरेक्टली वही हो रहा है। अब आप कहेंगे मेरे दोस्त, अब आपका सवाल अब आपके सामने यह है कि भारत को मोदी से कौन बचाएगा और कैसे बचाओगे? क्या रास्ता है? आज भारत को सबसे बड़ा खतरा मोदी से ही है। कैसे है आप समझिए।
पहली बात जिस पर आप नाच करते हैं भारत पे, आप कि आप कृषि प्रधान देश हैं, नरेंद्र मोदी उसे कॉरपोरेट फार्मिंग के जरिए खत्म करना चाहते हैं। वो देश को कृषि प्रधान नहीं, औद्योगिक प्रधान मतलब पूंजीपति प्रधान देश बनाना चाहते हैं। भारत में वो ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं जहां दो वर्ग हो, एक अडानी अंबानी जैसे पूंजीपति हो, दूसरा मजदूर हो, बीच में कोई ना हो। तो कैसे बचेगा देश? बचाइए, कोशिश कीजिए, देखिए। यानी खतरा सबसे ज्यादा आगे देखिए, दूसरे और मुद्दे देखिए कैसे। मोदी के तो ये मंसूबे हैं। अब उस मंसूबे को लागू करने के लिए आपने देखा अभी किसान फिर से आंदोलन पर बैठने वाले, और किसान छोड़िए, आपको भी आंदोलन पर बैठना पड़ेगा। 1000 रुपया गैस सिलेंडर मिल रहा है, 200 सवा 200 रुपया लीटर तेल मिल रहा है खाने का। एक महीने मतलब चुनाव खत्म होने, जिस दिन चुनाव खत्म हुआ उस दिन 170 रुपए था खाने का तेल, और चुनाव खत्म होने के से लेकर आज तक 214 215 रुपए, सवा 200 रुपए हो चुका है खाने वाला तेल अडानी ग्रुप का। वही खा रहे हैं आप। पेट्रोल डीजल पूछिए मत, रोज अब बढ़ेगा, रोज बढ़ता रहेगा, बढ़ ही रहा है। आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई आंदोलन नहीं हो रहा है, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। वैसे भी कुछ जमात है जो ये कहती है हम तो 500 रुपया खरीदेंगे नरेंद्र मोदी के लिए, लेकिन अब वो जो कहते हैं, ये बात जो कहते हैं कि हम 500 रुपया खरीदेंगे, वो 50 रुपया भी रोज का नहीं कमाते। वो बाप की कमाई खाने वाले निठल्ले हैं। ये भैया, ये भी आप समझ लीजिए। पूरे भारत की बात कर रहा हूं। पूरे भारत में जो निठल्ले हैं ना, जो नहीं जाते बाजार में सब्जी खरीदने, जो नहीं जाते बाजार में खाने का तेल खरीदने, राशन भरवाने, गेहूं आटा चावल खरीदने, जो नहीं जाते, जो बाप की कमाई खाते हैं, बाप लाता है और खाते हैं, ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम तो 500 रुपया लीटर तेल भरवाएंगे, लेकिन वोट तो मोदी को ही देंगे, लाएंगे तो मोदी ही, हमें मोदी चाहिए। और मोदी उनको क्यों चाहिए? इसलिए कि वो मुसलमानों को टाइट कर रहा है, मुसलमानों पे बुलडोजर चला रहा है। ये तो है। वोट मांगने के लिए नरेंद्र मोदी आपको हिंदू मुसलमान पर मांगेंगे, और देश लूटने के लिए अडानी अंबानी से लुटवाएंगे। आपके लिए उनके पास कुछ है नहीं, आपको वो देंगे नहीं, कुछ नहीं देंगे। बात कुछ उनसे अगर आप उम्मीद आप करते रहे होंगे, इससे पहले किए होंगे, अगर कर रहे थे तो उन्होंने वादे किए थे आपसे 15-20 लाख यूं ही देने की, वो तो बात खत्म हो गई, वो तो बंट गया, वो तो बंदर बांट हो गया। वो पैसा तो मोदी अपने यारों को ट्रांसफर करवा दिया, वो आपको मिलने वाला है नहीं। 15-20 लाख तो गया, वो सपना छोड़ दीजिए। दूसरा देखिए, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आपको 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। 2 करोड़ बेरोजगार हर साल उन्होंने दे दिया। अब क्या करोगे? अब 2 करोड़ बेरोजगार लेके बैठे रहो, बेरोजगार बनते रहो, भीख मांगो। जो मुफ्त का अनाज मांगो, नरेंद्र मोदी से दे दिए तो खाके नरेंद्र मोदी को वोट दो। इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हो? आपके हाथ में क्या है? स्मार्ट सिटी बनाने का वादा उन्होंने किया था। अब तो वो आपको, हम समझते हैं कि जीपीएस पे लगा के ढूंढिए, अगर कहीं मिल जाए तो एक आध बार जरूर दर्शन करके आइएगा कि भाई स्मार्ट सिटी भारत में कहीं है, तो जाके देख के आइएगा। लेकिन इन सब बातों के कहने का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मोदी अजय हो चुके हैं। मोदी ने तय कर लिया है कि वो देश को नंगा करके छोड़ेंगे, देश को बेच के छोड़ेंगे, देश को तबाह करके छोड़ेंगे, देश को जर्मनी बना के छोड़ेंगे। जब तक भारत पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, तब तक मोदी नहीं छोड़ेंगे।
तय कर लिया है, तो आप क्या कर लोगे? ये मत सोचिए कि 2024 में आप सत्ता बदल लोगे। चुनाव ही नहीं होगा, सत्ता क्या बदल लोगे, कर क्या लोगे? 2024 में चुनाव होने वाला नहीं है। होगा तो भारत चीन, पाकिस्तान चीन किसी से भी मिलकर लड़ाई करके उसके नाम पर वोट मांग लेंगे, आप दे दोगे। मुसलमानों और हिंदुओं के को लड़ा करके उसके नाम पर वोट मांग लेंगे। नहीं तो द कश्मीर फाइल जैसी कुछ जो खुद ही करवाए हैं ऐसा कोई मसला लेके आ जाएंगे और बड़े हैरानी से बोलेंगे, गोधरा फाइल लेके आ जाएंगे, बोलेंगे मुझे तो हैरानी है, इतना बड़ा इतने इतिहास को, इतने बड़े इतिहास को दबाया गया। मतलब हैरान हो जाएंगे वो, तब भी यही बात कहेंगे और ये कह देंगे कि ये तो किसी और ने करवाया था, हमें क्या पता, हम तो उसमें थे ही नहीं। जब कश्मीर में कत्लेआम हुआ था तब यही प्रभारी थे वहाँ, और इन्होंने ही करवाया था। अब वो कहते हैं कि हमको तो हैरानी है कि इतना इतिहास के ये पन्ने दबाए गए थे। अब तो इस फिल्म में आया नहीं होता तो मोदी को पता ही नहीं होता कि इतनी बड़ी घटना भी हुई थी कश्मीर में। ये उनका स्टैंड है। रोजगार की बात करो अगर आप, तो रोजगार कहां से देंगे? रोजगार देंगे कहां से? सारे जो गवर्नमेंट रोजगार, सरकार आपको रोजगार गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में देती है। सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बेच चुके हैं, अब तो बैंक को भी बेचने की तैयारी चल रही है। जो बचा खुचा बैंक है वो भी बेच देंगे। माने अब कुछ ऐसा नहीं बचेगा जो बेचने के लिए नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई सोचे कि चलो हम भी आएंगे थोड़ा बहुत बेचेंगे, तो उसके लिए कुछ नहीं मिलेगा। एक नंगा आदमी, भारत नंगा एकदम खड़ा हुआ मिलेगा, उसके ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा, कोई वस्त्र नहीं रहेगा, नंगा एकदम। बेचोगे क्या? नंगा करके छोड़ेंगे मोदी जी। माने बैंक बेचने की तैयारी चल रही है, बहुत जल्दी बैंक वगैरह सब बिक जाएंगे। अब रही नौकरी की बात, मैंने बोला कि नौकरी देंगे कहां से? कोई इंस्टीट्यूशन बचा ही नहीं है। मान लीजिए कि अगर कुछ जो चलाते हैं, जैसे मान लीजिए पुलिस हुई, सेना हुआ, ये सब हुआ, इसमें वो भर्ती ही नहीं करेंगे। सेना की जरूरत ही नहीं है, उनको सेना की जरूरत नहीं है। चीन से दोस्ती कर ली है, मोदी चीनी भाई भाई, उन्होंने नारा लगा दिया है। चीन का उनसे पुराना रिश्ता है, उन्होंने बता दिया है, बात खत्म। जब चीन हमला करेगा तब आप भी राम राम कर लेना। या मतलब है ना, मंदिर बनवा के दिए हैं काशी में और अयोध्या में, वहां जाके थोड़ा शरण ले लेना, छुप लेना। मेरे दोस्तों, माने देने के लिए अब नरेंद्र मोदी के पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। आपको लूटकर उनके उद्योगपति मित्रों को देने के लिए जो भी आपसे मिलेगा, जब तक आपको नंगा नहीं कर देंगे एकदम से, मैं बोल रहा हूं 101% न्यूड, यानी एकदम से नंगा नहीं कर देंगे, आपके तन का एक एक कपड़ा नहीं उतार कर बेच लेंगे, तब तक नहीं छोड़ेंगे। अपने अडानियों अंबानियों को बेच डालेंगे। आप बिको। और मैंने कहा ना कि आपके हाथ में अब कुछ नहीं है। चुपचाप जो नरेंद्र मोदी करें वो सहने के अलावा आपके पास अब कुछ नहीं बचा है। और जानते हैं आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते। आप करने की कोशिश करोगे तो आपको नक्सली साबित कर दिया जाएगा। देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि किसान कह रहे हैं कि हम फिर से आंदोलन करेंगे, वैसे भी एक मैंने कहा था, कल बताया था कि किसान बिल तो ये इनडायरेक्टली लागू कर चुके हैं। नाम के लिए फिर से अगर किसान बिल लागू कर दें, किसानों को चिढ़ाने के लिए या उनका मान मर्दन करने के लिए या बताने के लिए कि तुम कुछ नहीं कर पाए, देखो हम फिर से लागू कर दे रहे हैं, ये सिर्फ ये बताने के लिए। बाकी तो वो लागू कर चुके हैं। किसान बिल भारत में लागू हो चुका है, ये मैं बता चुका हूं, कभी और बताऊंगा। तो किसान आंदोलन के पर बैठेंगे, बैठ के क्या कर लेंगे? मिलने वाला क्या है? प्राइवेटाइजेशन इटसेल्फ ये मतलब निश्चित कर देता है
कि भारत में किसान बिल लागू हो चुका है। मैंने कल बताया था, आज फिर बता दे रहा हूं कि आप खेती नहीं कर सकते। आपको खेत, आपकी जमीन, आपकी जमीनें आपको अडानी अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट पे देना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। कैसे? ये मैं बताया था, अब फिर से बता दे रहा हूं, आप सुन लीजिए। ऐसे कि आपको खाद ही नहीं मिलेगा, आपको पानी ही नहीं मिलेगा, आपको बिजली ही नहीं मिलेगी, आपको पेस्टिसाइड नहीं मिलेगा, आपको डीजल नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो खेती कहां से करोगे? खेती नहीं करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर देना ही पड़ेगा आपको। यही तो मोदी चाहते हैं। किसान बिल का मतलब ही, मकसद यही था। तो वो तो इनडायरेक्टली लागू कर चुके। खाद कौन बनाता है, कौन देता है बताइए? पूंजीपति, अडानी अंबानी। बीज संशोधित करके देने का काम अडानी अंबानी कर रहे हैं। पेस्टिसाइड आपको वही देते हैं, खाद वही देते, पेस्टिसाइड वही देते, बिजली वही दे रहे हैं, देंगे, और थोड़ी बहुत जो बचा है वो भी बेच देंगे मोदी, तो वो भी उनके हाथ में है, वही देंगे। खाद भी उनका, बीज भी उनका, मशीनरी भी उनकी, ट्रैक्टर वगैरह तो वही बनाते हैं, तो वही देंगे। आपको देंगे ही नहीं। आप ट्रैक्टर खरीदने जाओगे, आपके लिए ट्रैक्टर का दाम अगर आप आज 5 लाख है तो कल 15 लाख रहेगा। कहां से खरीदोगे ट्रैक्टर? तो ट्रैक्टर भी आप नहीं ले सकते, यानी इंस्ट्रूमेंट भी नहीं ले सकते, यानी कुछ भी आपको नहीं मिलेगा बाजार से, क्योंकि उनका कब्जा है। वो नहीं चाहते कि आप खेती करो, और फिर आप फाइनली खेती बंद कर दोगे। बंद करके आप बोलोगे अडानी साहब ले लो, हम तो भूखे मर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर ले लो मेरी जमीन, जो भी मुझे दाल रोटी चलाने के लिए दे दो, हम आपके खेत में ही नराई गुड़ाई कर लेंगे और जब मजदूरी कर लेंगे। आप उसके लिए मजबूर हो जाओगे। आप उसके लिए आपके अलावा आपको ऐसा करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो किसान आंदोलन पर बैठने के बारे में फिर से विचार कर रहे हैं। क्या फायदा है? पूरा देश आंदोलन करने के बारे में अब विचार करेगा। जिसको राशन कार्ड पे 5 किलो 35 किलो क्या जो अनाज 5 किलो अनाज दे रहे थे वो भी अब नहीं मिलेगा। राशन कार्ड ही बंद होने वाला है। राशन कार्ड बंद हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। गरीब खाएंगे कहां से? मरेंगे, भूखे मरेंगे। तो किसानों के साथ वो भी आके बैठेंगे, जंतर मंतर या जहां भी किसान आंदोलन करेंगे वो भी बैठेंगे। काम है नहीं, मजदूरी मिलेगी नहीं, तो मजदूर भी आकर बैठेंगे। यानी पूरा देश आगे आकर के रोड पे बैठेगा, आंदोलन करेगा। अब पूरा देश जब आंदोलन करेगा, कोई छोटी मोटी गलती कर देगा, उसके बहाने नरेंद्र मोदी गोली चलवा के मार ही डालेंगे। उनका काम खत्म, जिम्मेदारी ओवर। यही तो चाहते हैं वो। आपकी जरूरत ही नहीं है, आप रह के क्या करोगे? आपकी जरूरत इस देश को अब नहीं है। धीरे धीरे पहले बुजुर्गों को, फिर उनको बहुत से लोगों को तो पहले ही निपटा चुके हैं मोदी जी। थोड़े बहुत बचे हैं, उनको भी निपटा लेंगे ऐसे किसी और माध्यम से। और उसके बाद भी, मरने के बाद भी जो मर गए ना, वो भी आकर के वोट दिया। वोट मोदी को ही मिलेगा, आएगा तो मोदी ही। इस बात से निश्चिंत हो जाइए। इसीलिए मैंने कहा कि अब देश का होगा क्या? देश पर तो नरेंद्र मोदी युद्ध थोप दिए। देश जाए तो जाए कहां? नरेंद्र मोदी आपको समझा देंगे कि अब चीन के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। चलो, चीन राशन दे रहा है तो उसकी गुलामी करो। अमेरिका प्रोडक्शन बना के दे रहा है, राशन दे रहा है, खाना खर्चा दे रहा है, तो उसकी गुलामी करो। लेकिन ये पूरा देश भले ही गुलाम हो जाए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे। नहीं, प्रधानमंत्री के बाद राष्ट्रपति रहेंगे, राष्ट्रपति आजीवन रहेंगे, शी जिनपिंग की तरह, पुतिन की तरह। यही उनका सपना है, यही होने वाला है। क्या कर सकते हो आप? द पॉइंट, यही बात मैं कह रहा हूं, यही बात मैं पूछ रहा हूं, और यही बात आपको समझने की जरूरत है। आपके पास दोस्तों ये क्या कहते हैं कि मतलब मौत आपके, यानी आप समझ लो खत्म हो गया, भारत गया, ओवर।
अब इस पे डिबेट करना, इस पर बात करना, मोदी ने ये नहीं किया, मोदी ने कुछ नहीं किया, मोदी ने कुछ नहीं किया, फिर भी वोट उसको ही मिलेगा, जीतेगा वही, बनेगा वही, बनाएगा सरकार वही। क्या कर लोगे? गंभीरता से विचार कीजिए, पूरे देश को विचार करने की जरूरत है। वैसे अब तो मैं बोर हो चुका हूं, बोल के किसको समझाऊं? जिनको समझा रहा था कि बड़े सावधान हो जाओ यार, ये तो मार डालेगा, ये तो जो है देश बर्बाद कर देगा, ये देश बेच देगा, बेच रहा है, जिसको मैं कह रहा हूं कुछ चोरों को बेच रहा है, अडानियों अंबानियों को बेच रहा है, कहते कहते मैं तो मतलब आपको समझाते समझाते परेशान हो गया। आपको समझ में नहीं आया, लेकिन मोदी को समझ में आ गया, मुझे जेल भी भेज दिया, जेल भी होके आ गया मैं। मतलब समझ सकते हैं आप? आपको समझ में नहीं आया, मतलब देश को समझ में नहीं आया कि मैं जो बोल रहा हूं उनके लिए बोल रहा हूं, उनके हित के लिए बोल रहा हूं। उसको समझ में आ गया कि यार ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है, ये अगर ऐसा ही बोलता रहा तो कहीं देश जाग ना जाए। सुलाना इनको जरूरी है, सुलाओ, ये आदमी तो जगा के छोड़ेगा। और जितने भी लोग ऐसे जगाने वाले लगे हुए हैं ना, सबको कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी इसी तरह प्रताड़ित करके चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने अलग अलग तरीकों से। खतरे में पूरा देश है। और देश, मैंने सबसे पहले जब शुरू किया इस लाइव को तो मैंने आपसे पूछा कि देश क्या है, देश कौन है? आप देश हैं। देश कोई मैप नहीं है, देश कोई नाम नहीं है, आप देश हैं। आप ही नहीं तो देश खत्म, आप गुलाम हो गए तो देश खत्म। और इस देश के आम आदमी की मानसिकता गुलामी की हदों को पार कर चुका है। दोस्तों, अब मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे कभी आपको और ये कैसे कैसे कितने खतरनाक षड्यंत्र किए, क्या किए। और काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई। हो सकता है कल परसों फिर जब हम आपके बीच आएंगे तो आपको हम बताएंगे कि देश जिन्हें आज आप सत्ता में देख रहे हैं, ये पैदा ही देश को बेचने के लिए हुए हैं, इनका जन्म ही इसीलिए हुआ है, आरएसएस। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा मेरे दोस्तों, आप कोशिश कीजिए और आप गूगल पे जा करके जो भी माध्यम आपको मिले वहां सर्च कीजिए और आरएसएस के बारे में आप पढ़िए, जानिए। मैं कितना बताऊंगा, आप पढ़िए, खुद देखिए। उनके नेताओं के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए, जो भी गोलवरकर हुए, या जितने भी आरएसएस के जो बड़े नेता, या भारतीय जनता पार्टी के, या फिर जनसंघ के इसके पहले, तो इन सब की जीवनी पढ़िए, इन सब का कार्यकाल, इनका इंटरेस्ट, इनकी सोच, इनकी, तो तब आपको समझ में आएगा। आप खुद से जानने की कोशिश कीजिए। मेरे दोस्त, आज मैं काफ़ी लेट आपसे जुड़ा था, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं समझता हूँ कि 11 बज चुका होगा। फिर हम कभी कल परसों फिर आपसे मुलाकात होगी, तब हम आपको बताएंगे इतिहास। आज तो बस फॉर्मली, मतलब आप लोगों से मिलना था, आप लोगों का आशीर्वाद लेना था, आप लोगों को अपने दुख तकलीफ बतानी थी, जो सोच रहा हूँ, जो आप देख रहे हो सके तो बचाओ देश को। मैंने कहा कि मतलब गांधीवादी तरीका ही बचा है। जैसे किसान 13 महीने सड़क पर बैठे रहे, वैसे आपको भी निकल करके भारत के हर आदमी को, अडानी अंबानी को छोड़ करके, माने उनके उस लेवल के लोगों को छोड़कर,
जो भी होंगे, करोड़ होंगे या लाख करोड़ जो भी होंगे, वो उनके लेवल पे रहने वाले लोगों को छोड़कर हर आदमी को रोड पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि किसी को खाना भी नहीं मिलने वाला है। 500 रुपया 1 किलो अनाज कौन खरीदेगा? कितना कमाएगा? 500 रुपया किलो चावल, 500 रुपया किलो गेहूं खरीद कर आप खा पाओगे? 100-200 रुपया किलो नमक, तेल 200-250 चल रहा है, आगे चल करके 400-500 हो जाएगा। अभी गैस सिलेंडर 1000 में मिल रहा है, कल 2000 हो जाएगा। तो इन इतने के बावजूद भी क्या आप खा पाओगे? नहीं खा पाओगे, भूखे मरोगे। नहीं भूखे मरोगे तो परिवार के साथ निकल करके रोड पे बैठोगे, किसानों के साथ आप भी आंदोलन करोगे। तैयारी कर लो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मुलाकात होगी फिर